स्टूडेंट, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 8th वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम लोग न्यू एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यू एनसीईआरटी सीबीएसई ने क्लास 9th के लिए इस बार जो नया एडिशन आया है एनसीईआरटी का क्लास 9th का, उसमें क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल्स जो हैं वह कुछ चेंजेस हैं। जो पुराने वाले हैं बुक ओल्ड बुक एनसीईआरटी का, उससे रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सब चेंज हैं। तो सभी क्वेश्चन चेंज नहीं लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट चेंज है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इस बार इस 8th वीडियो बना रहे हैं न्यूमेरिकल का, और जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है उसी को हम लोग इस बार उठा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द ग्राफ। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है? फोर्स। अब ये हमारा ग्राफ कैसा है? वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा यहाँ पे, और हमसे पूछ रहा है फोर्स क्या होगा। फोर्स का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, फोर्स उस पार्टिकल पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग देखे थे, ये हमारा प्रूफ आया था एक स्पेशल केस के लिए जहां पे मास हमारा कांस्टेंट है। अब F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो मास हमारा गिवन है उस बॉडी का 10 kg, पार्टिकल का मास कितना है? 10 kg। अब हमें एक्सीलरेशन चाहिए। अब ये एक्सीलरेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग वीटी ग्राफ में जानते हैं कि एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करते थे। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता था वो हमें एक्सीलरेशन देता था। तो स्लोप हम इस वीटी ग्राफ का कैसे निकालते थे? तो स्लोप यहाँ पे हम लोग लिखते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जब हम पार्टिकल हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ तक के लिए हमारा स्लोप जो है ये होगा P और ये होगा हमारा B। अब परपेंडिकुलर ये कितना होगा? तो इस पूरे में से ये हमारा कितना है? 30, और ये क्या है? 10। तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 20। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 20, और बेस क्या है? ये हमारा ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। तो इस तरह से स्लोप हमारा आ जाएगा 8 2 16 कैरी 4 8 5 2.5। इट मींस एक्सीलरेशन कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सीलरेशन आ गया। अब इस एक्सीलरेशन को वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मास हमारा गिवन है 10 kg, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई विथ एक्सीलरेशन 2.5। अब ये सॉल्व करते हैं तो 250 दैट इज 25 न्यूटन इस पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट होगा। ओके, तो फर्स्ट का आंसर हमारा है 25 न्यूटन। यहाँ पे कहीं लिख देते हैं 25 न्यूटन, ये फर्स्ट का आंसर है। चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। अब हमारा है नेक्स्ट 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है? 12 नंबर कह रहा है कि ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इंटर से हेवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। एक बुलेट है, मतलब एक गन से एक बुलेट निकल रहा है और उस बुलेट का मास भी दिया हुआ है, दैट इज 50 ग्राम। बुलेट का मास गिवन है 50 ग्राम। बुलेट का मास है 50 ग्राम, मास ऑफ द बुलेट दैट इज 50 ग्राम, ये गिवन है हमारा। उसके बाद कह रहा है कि स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड इंटर से हेवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। एक ब्लॉक है, ये मान लेते हैं ये वुडन ब्लॉक है, और इस वुडन ब्लॉक में एक बुलेट जो है वह इंटर करता है। वह इंटर किया बुलेट, और इंटर करने के बाद इंटर जब किया वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप्स आफ्टर पेंटिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यह कितना सेंटीमीटर ट्रेवल करता है? 50 सेंटीमीटर के बाद यह रुक जाता है। यह बुलेट यहाँ पे आकर के रुक गया, मतलब 50 सेंटीमीटर वह इंटर किया। तो बुलेट का वेलोसिटी भी दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर ग्राम मूविंग विथ इतना 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी उसका क्या दे दिया? 100 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इंटर से और वो कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद वह रुक जाता है। इतना गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और कर फाइंड करने के लिए एस्टिमेट द स्टॉपिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट। बुलेट जब इंटर किया इस वुडन ब्लॉक में, ये वुडन ब्लॉक है हमारा, क्या है? वुडन ब्लॉक है। इस वुडन ब्लॉक में जब वो इंटर किया तो बुलेट जब गया तो इस बुलेट पे फोर्स अपोजिट साइड में एग्जर्ट हो रहा है, जिस कारण से वह बुलेट रुक जा रहा है। और उसी फोर्स का वह वैल्यू जानना चाह रहा है क्वेश्चन, कि उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कि जो फोर्स जो एग्जर्ट होगा वुडन ब्लॉक से उस बुलेट पे, वुडन ब्लॉक से उस बुलेट पे, उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, वो फोर्स हमसे पूछ रहा है। और फिर से फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे। अब मास तो गिवन है ग्राम में, ठीक है, हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो फिर से हमें एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाना होगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? v का वैल्यू है s है, तो एक हमारे पास
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखिए यहाँ पे जब वह बुलेट इंटर किया तो कुछ देर के बाद वह रुक जा रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वह जीरो है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। v हमारा यहाँ पे जीरो है और किस स्पीड से जा रहा है? तो 100 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड हमारा इट मीन्स गिवन दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर के बाद जब वो रुक जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या रखेंगे? जीरो, और u का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 100 का स्क्वायर। और ये हमारा 2 इंटू ए और s कितना है हमारा? 50 सेंटीमीटर। तो निश्चित रूप से इस सेंटीमीटर को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जीरो से ये जीरो, 5 से 2 और 2 से ये 2 कैंसिल। अब ये 100 इस तरफ जाएगा तो a का वैल्यू हमारा आया -1000 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिए। अब जैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड हुआ तो हम फोर्स एग्जर्ट निकाल लेंगे, F इज इक्वल टू ma से। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हम कहेंगे? मास हमारा कितना? 50 ग्राम। फिर से इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और एक्सेलरेशन क्या है हमारा? -1000। ये कैंसिल, 1 2 3, तो कितना आया हमारा? 500 माइनस में आ रहा है। फोर्स का वैल्यू क्या है? -500 न्यूटन। अब ये फोर्स निगेटिव वैल्यू हमें क्या दिखा रहा है? यह वैल्यू यह बताना चाह रहा है कि वुडन के द्वारा बुलेट पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो बैक साइड के डायरेक्शन में हो रहा है। क्या बोला गया है? वुडन के द्वारा बुलेट पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो बैक साइड में हो रहा है एग्जर्ट, इसलिए फोर्स का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग, यह काफी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। एक बुलेट है, वुडन ब्लॉक पे वह एग्जर्ट किया, पेनिट्रेट करने के बाद वह 50 सेंटीमीटर तक गया और फिर वो रुक गया। 50 सेंटीमीटर जाने के बाद रुक गया, मतलब वो इनिशियल स्पीड उसका क्या था? 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा था और 50 सेंटीमीटर जाने के बाद वो रुक गया, इसलिए फाइनल वेलोसिटी v जो है यहाँ पे जीरो हो गया। v क्या हो गया? जीरो। और इनिशियल स्पीड कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकंड। अब 50 सेंटी चला गया। अब फोर्स एग्जर्ट करने के लिए कह रहा है कि ब्लॉक ने जो है बुलेट पे कितना फोर्स एग्जर्ट किया जिस कारण से वो रुक गया, वो फोर्स हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू ma से यहाँ पे इक्वेट लगाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक्सेलरेशन हमें चाहिए। एक्सेलरेशन के लिए हम कहाँ जाएंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन के पास, या तो v इज इक्वल टू यू ए प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। टाइम का यहाँ पे कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, टाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं इंप्लीमेंट किया। हम लोग क्या किया? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वहां से हम एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लिए हैं और वैल्यू पुट करने के बाद फोर्स का वैल्यू आ गया 500 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से हमारा 12 नंबर कंप्लीट हुआ। तो 12 का आंसर हमारा कितना है? 500 न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है कि एक फुटबॉलर है, उस फुटबॉलर ने किक किया किस पे? फुटबॉल पे। जैसे कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल भी रहा है, तो उस फुटबॉल को किक किया फुटबॉलर ने। जैसे ही किक किया तो उस पर जो फोर्स एग्जर्ट कर किया है उस फुटबॉलर ने, वह 500 न्यूटन का है। फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है 800 न्यूटन का, सॉरी, फोर्स कितना एग्जर्ट किया जा रहा है फुटबॉलर के द्वारा? 800 न्यूटन का। ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद मास, फुटबॉल का मास भी गिवन है 0.4 kg। और कैलकुलेट द टाइम ऑफ कंटेक्ट देयर फुट एंड द बॉल। तो टाइम हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगा जब फुटबॉलर ने किक किया फुटबॉल को, तो पैर से, फुट से जो है, जैसे उस पर लगा तो कितने टाइम इंटरवल के लिए, कितना टाइम उस पर वह एक्सपेंड हुआ, मतलब जब वो लगा फुटबॉल पे किक तो उस समय टाइम, कितना टाइम के लिए वह कांटेक्ट में था, वही पूछा जा रहा है। तो फिर से टाइम के लिए हम लोग को जाना होगा कहाँ पे? इक्वेशन ऑफ मोशन के पास। तो हमारे पास फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि वहां पे टाइम के बारे में नहीं। तो यहाँ पे s के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के पास जाएंगे और यहाँ से हम टाइम के बारे में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब टाइम निकालने की यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन सब कुछ में से चाहिए। एक्सेलरेशन तो क्या है? एन एस फुटबॉल कन्वर्टेड ए पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विथ ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमें v का वैल्यू 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब इस किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि जब कभी भी हम न्यूटन में जा रहे हैं, केजी में जा रहे हैं, तो वेलोसिटी किस में चाहिए? मीटर पर सेकेंड में। तो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसे
5/8 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे सिंपल हम 3 6 3 3 9 कैरी 1 3 6 6 से 6, तो ये हमारा हो गया 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी यहाँ पे हम पुट कर दिए 30 इज इक्वल टू यू। जब वह स्टार्ट कर रहा था बॉल तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, इसलिए यहाँ पे 0। अब एक्सेलेरेशन हमें मालूम नहीं, एक्सेलेरेशन मालूम है नहीं, टाइम हमें निकालना है, तो यहां से हमें एक्सेलेरेशन चाहिए, तब जाके हमारा टाइम निकलेगा। अब देखिए हमारे पास F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, या तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ इंप्लीमेंट करते हैं। तो मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास हमें दिया हुआ है कितना, 0.4 kg। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू F बाई m। तो A इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास 800 और मास कितना है 0.4। इसे सॉल्व जब हम करते हैं तो 4 2 जा 8 और ये 2000, एक्सेलेरेशन 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें आया। कितना आया, 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे एक्सेलेरेशन हमें मिल गया तो इस एक्सेलेरेशन को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2000 इंटू टाइम, तो t इज इक्वल टू कितना है 30/2000। तो ये 0 0 कैंसिल और t का वैल्यू 3/200। इसे हम डिवाइड करेंगे 200 3.0 फिर 0 फिर 0 फिर 1, तो 200 फिर 0 0 1, इस बार 5। इट मीन्स टाइम कितना है 0.015 सेकेंड। तो जब किक किया गया तो उस समय टाइम कितना था 0.015 सेकेंड। जब फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया तो उस समय टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था फुटबॉल पे फुट के द्वारा, वह टाइम ऑफ कांटेक्ट था 0.015 सेकेंड। इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच किए, हमें फोर्स दिया हुआ था, मास दिया हुआ था, टाइम का वैल्यू पूछ रहा था, तो हम कहेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा सकते हैं, लेकिन हमें एक्सेलेरेशन मालूम नहीं था, यहीं पे रुक गया। तो हमने क्या किया, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम लोग F इज इक्वल टू ma का रिलेशन से हम लोग एक्सेलेरेशन का वैल्यू फाइंड कर लिए 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस एक्सेलेरेशन को यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा टाइम 0.015 सेकेंड आ गया। इस तरह से थर्ड का है 0.015। ओके, तो आगे भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और 15, दो क्वेश्चन हमें देखना है। हम लोग 11 12 13 देख चुके हैं। 14 क्या कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड encounters a rough patch where the force of friction on the object is 7 Newton. At the same time, an additional constant force of 3 Newton opposing the motion is applied on the object. After entering the rough patch, how much distance does the object travel before coming to rest? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मतलब 4-5 सेंटेंस 3-4 लाइन हो गया, 3-4 सेंटेंस का है भी। इसे हम ब्रेक करके देखते हैं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, मास है उसका, कितना मास है, मास दिया हुआ आपको 2 kg, ठीक। अब कह रहा है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वह किस वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसका 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी उसका दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है इनकाउंटर्स ए रफ पैच वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन। जब वह रफ पैच पे जाता है तो जो फ्रिक्शन है वह कितना है, फ्रिक्शन का वैल्यू 7 न्यूटन है। फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि यह हमारा एक फ्रिक्शन यहाँ पे लगा 7 न्यूटन का। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मास जा रहा था, कितने मास था 2 kg का था, इस पे फ्रिक्शन कितना एग्जैक्ट हुआ 7 न्यूटन का। अब वेलोसिटी क्या था 10 मीटर पर सेकंड के जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था। अब कह रहा है encounters a rough patch where the force of friction on the object is 7 Newton at the same time an additional constant force of 3 Newton opposing the motion। उसी समय 3 न्यूटन का अपोजिंग फोर्स लगता है, तो मोशन अगर इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो उसका अपोज किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और उस समय फोर्स क्या लग रहा है 3 न्यूटन का एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। ओके, नाउ with the force of friction 7 न्यूटन का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, at the same time additional constant force of opposing that is 3 न्यूटन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच, जैसे वो रफ पैच पे आया वो मास 2 kg का,
हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो वह कुछ दूर जाने के बाद वह यहाँ पे आकर के वह रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, तो देखिए ये हमारा डायग्राम है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो हमारा 2 kg का मास है, इस पे हमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है? एक लग रहा है, ये फोर्स तो लग ही रहा होगा आगे की ओर, क्योंकि वह एग्जर्ट हो रहा है, और इसको अपोज कर रहा है एक फ्रिक्शन, और एक कर रहा है ये F इजिकल टू 3 न्यूटन, जो कि इसे अपोज कर रहा है बैक साइड में। तो जब ये रेस्ट में था तो फ्रिक्शन या रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, तो उस समय तो फ्रिक्शन ये लगेगा ही। और ये जो 3 न्यूटन का जो फोर्स है वो अपोजिंग फोर्स है किसका? जब वह मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो F जो है वह इस टोटल फोर्स के क्या होगा? इक्वल होगा ये वैल्यू के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू 3 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन। और हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो F का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, और ये हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ से हम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 अपॉन मास, और मास का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg, तो 10 अपॉन 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम एक्सीलरेशन इजिली फाइंड कर लिए। अब हमसे पूछ रहा है कि वह डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा जब वो रफ पैच पाएगा। तो डिस्टेंस दैट इज एस। एस फाइंड करने के लिए हमें फिर कहाँ जाना पड़ेगा? हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाना होगा। या तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एस है ही नहीं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम का बात है ही नहीं। तो लास्ट बचा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब किस वेलोसिटी से जा रहा था वो? तो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर, और u तो 0 हुआ, 2as, तो 2as 2 इंटू एक्सीलरेशन हमारा यहाँ पे कितना है? 5, और s हमें निकालना ही है। तो निश्चित रूप से s इज इक्वल टू क्या हुआ? 100 अपॉन 10 दैट इज 10 मीटर। कितना दूरी वो तय करेगा? 10 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि एक 2 kg का मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, जैसे ही वो रफ पैच पे गया तो वह कुछ दूर चलने के बाद वह रुक जाता है। तो कितनी दूर वो ट्रेवल किया, कितना वो डिस्प्लेस किया, वही हमसे पूछ रहा था। अच्छा, अब इस ब्लॉक पर इस 2 kg के मास पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? मोशन के अपोजिट में, इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा, अब एक फोर्स और इसने बात किया सेकेंड स्टेटमेंट में कि 3 न्यूटन का जो है वो अपोजिंग फोर्स लग रहा है। तो अपोजिंग फोर्स है तो मोशन के अपोजिंग में है, तो यह भी फ्रिक्शनल फोर्स के ही डायरेक्शन में लगेगा। तो इसलिए 3 न्यूटन और 7 न्यूटन दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू ma से हम लोग F का वैल्यू जो है वो 3 न्यूटन और 7 न्यूटन ये दोनों के बराबर है। तो हम लोग इसलिए F का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किए? 10। ये जो है हमारा F, ये जो फोर्स इधर लग रहा है F, ये जो दिखाए हम F, वह किसके इक्वल हो जाएगा? इस दोनों फोर्स के, 3 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स के। तो इसलिए हम F का वैल्यू कितना पुट किए हैं? 10। और F इज इक्वल टू हम जानते थे मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास का वैल्यू हमें मालूम था 2 kg, तो एक्सीलरेशन हम निकाल दिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5। अब हमें चाहिए था S। अब S के लिए हम किसके पास जा सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के पास नहीं जा सकते, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के पास भी नहीं जा सकते। तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वहां से हम s फाइंड कर लिए दैट इज 10 मीटर। ओके, तो ये हमारा हो गया 14 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट 15 नंबर क्या कह रहा है? एक ट्रैक्टर। अब इसमें यह क्वेश्चन भी काफी थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसे हम ब्रेक करके देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट समझने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है कि एक ट्रैक्टर पुल से हैरो ऑफ मास m1। एक ट्रैक्टर है, हैरो किसे कहते हैं? प्लंगिंग टूल, खेत जोतने वाला। तो ये हैरो जो है वह मास m1 विथ ए नेट फोर्स F रिजल्टिंग इन एक्सीलरेशन ऑफ a1। एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जो है वह किसको? एक हैरो को, क्या है? हैरो दैट इज प्लंगिंग टूल, हैरो को वह खींच रहा है। किससे खींच रहा है? F फोर्स से। एक्सीलरेशन कितना हो रहा है? a1, और इसका मास कितना है? m1। इसका मतलब हैरो का मास कितना है? मास है m1, और यह एक्सीलरेशन कितना गेन कर रहा है? एक्सीलरेशन ले रहा है a1। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यहां से हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू F बाई a1। क्यों लिख रहे हैं समझिएगा आगे। फिर से यही ट्रैक्टर जो है
यही ट्रैक्टर, सेम ट्रैक्टर अब हैरो को नहीं खींच करके एक ट्रॉली को खींच रहा है। द सेम ट्रैक्टर पुल्स a trolley of mass m2 with a force f producing an acceleration of a2। यही ट्रैक्टर जो है एक ट्रॉली को, किसको, ट्रॉली को जो है ट्रैक्टर जो है वह खींच रहा है, ठीक है, और उसी फोर्स से, लेकिन मास क्या है, m2 है। इसका मास, ट्रॉली का मास m2 है, हैरो का मास कितना था, m1, और एक्सीलरेशन यहाँ पे a2 हो रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो m2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, f बाई a2। अब कहा गया है सेकंड सिचुएशन क्या कह रहा है, देखिए सेकंड सिचुएशन कह रहा है कि हैरो और ट्रॉली दोनों को कंबाइन किया गया है। हैरो और ट्रॉली दोनों को कंबाइन करके ट्रैक्टर से खींचा जा रहा है। अब हैरो भी प्लस ट्रॉली इन दोनों को कौन खींच रहा है, फिर से वो ट्रैक्टर खींच रहा है। ट्रैक्टर जो है जैसे ही ट्रैक्टर खींचा है इसको इस डायरेक्शन में, तो अब कह रहा है कि हमें फाइंड करके बताइए कि एक्सीलरेशन क्या होगा फॉर द with the same force, then obtain an expression for the resulting acceleration in terms of a1 and a2, ignore friction। हाँ, एक्सीलरेशन ही पूछ रहा है कि ट्रैक्टर जो है अब सेम फोर्स से नहीं, उसी m2 with a force acceleration क्या कर रहा है, if the tractor now pulls the trolley with the harrow placed on it with the same force f, उसी फोर्स से, then obtain an expression for the resulting acceleration in terms of a1 and a2, ignore friction। फ्रिक्शन को यहाँ पे इग्नोर करना है। क्या करना है, फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। ट्रैक्टर जो है अब हैरो और ट्रॉली को खींच रहा है और हमसे एक्सीलरेशन का वैल्यू पूछ रहा है, और उस एक्सीलरेशन का वैल्यू हमें किस टर्म में चाहिए, a1 और a2 के टर्म में। ये a1 और a2 जो एक्सीलरेशन था पहले कंडीशन और दूसरे कंडीशन में, उसके टर्म में चाहिए। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे मास जो है वह दो मास है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो मास है। एक मास है m1 और एक मास है m2, हैरो का भी है और इसका ट्रॉली का भी है। तो यहाँ पे जो मास होगा हमारे पास क्या लिखेंगे हम, m1 प्लस m2 और इंटू एक्सीलरेशन। अब m1 का वैल्यू जो है हम यहाँ से f अपॉन a1 पुट करेंगे, f अपॉन a1, और m2 का वैल्यू f अपॉन a2 पुट करेंगे, और ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब यहाँ से f जो है हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, f कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2, और ये हमारा a, तो f हमारा कैंसिल हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा 1 है इस डायरेक्शन में, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 अपॉन a1 इंटू a2, और ये हमारा एक्सीलरेशन है। तो फाइनली एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, a1 इंटू a2 अपॉन a1 प्लस a2। तो ये जो एक्सीलरेशन हमें आया है, यह एक्सीलरेशन किसका है, यह एक्सीलरेशन है हमारा ट्रैक्टर का। जब ट्रैक्टर, हैरो और ट्रॉली दोनों को एक साथ खींच रहा है, तब उस समय जो एक्सीलरेशन हमें आया है वह ये एक्सीलरेशन है, और वह एक्सीलरेशन हमें a1 और a2 के टर्म में आया है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, जो हमारा न्यूमेरिकल था। अगर इसके आगे हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन है और कुछ, जब हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ को पढ़ लेंगे तो उसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, या तो एसए वर्मा या एनसीईआरटी का, तो हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।